ओके, सो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था जी क्लास। बेसिकली मैंने क्लास की ना 2-3 डिफरेंट एंगल से डिफाइन करने की कोशिश की थी कि क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, या क्लास इज अ टेम्पलेट, या क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मिसाल के तौर पे हम अगर कोई भी वैल्यू किसी वेरिएबल में सेव करते हैं तो प्रिमिटिव्स के केस में हमें डेटा टाइप पता होती है। प्रिमिटिव्स कौन से हैं? जो हमने 3 बेसिक प्रिमिटिव पढ़े थे, इंट, नंबर और स्ट्रिंग। सॉरी, इंट नहीं, नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग। तो बेसिकली हमने ये कहा था जी कि जब भी आप कोई डेटा टाइप देंगे, यानी आप कोई भी वेरिएबल यानी नंबर सेव करना चाहते हैं किसी वेरिएबल में, तो आपको पता है कि आप इसको सेव करेंगे लेट्स सपोज ए में, तो इसकी जो डेटा टाइप है दैट इज नॉर्मली अ नंबर, वेरी सिंपल। इसी तरह अगर आप लेट्स सपोज कोई भी स्ट्रिंग सेव करेंगे, लेट, वॉर और कॉन्स्ट, आपको पता है 3 कीवर्ड्स हैं, कोई भी स्ट्रिंग सेव करेंगे तो स्ट्रिंग के लिए आप डेटा टाइप दे देंगे स्ट्रिंग, और आप इसमें यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दे देंगे लाइक दिस। लेकिन नॉर्मली प्रैक्टिकली हमारे पास जो डेटा टाइप्स होती है ना वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक पर्सन का डेटा स्टोर करना है, तो पर्सन के डेटा में उसका नाम आता है, उसकी एज आती है, उसकी क्वालिफिकेशन आ सकती है, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल आ सकती है, उसकी सैलरी वगैरह आ सकती है, उसकी हाइट एंड वेट आ सकता है। तो ये सारी की सारी पर्सन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो अगर हम एक पर्सन की इन्फॉर्मेशन सेव करनी हो तो हमारे पास कोई एक डेटा टाइप नहीं है। हमें पर्सन की जितनी भी इन्फॉर्मेशन सेव करनी है उसके लिए हर एक अलग अलग डेटा टाइप हमें स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ये एक प्रॉब्लम था। तो फिर ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया गया जी कि रियलिस्टिकली आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन सेव करते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई एक डेटा टाइप होनी चाहिए। ऐसी डेटा टाइप बिल्ट इन कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये आपको पता है कि आप रियल लाइफ में एग्जिस्ट करने वाले किस ऑब्जेक्ट की क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी आप कस्टम डेटा टाइप बना ले। तो क्लास इज बेसिकली अ कस्टम डेटा टाइप। तो हम क्लास के सिंटैक्स के बारे में जिक्र कर रहे थे। तो हमने ये कहा था जी कि क्लास इज सिंपली कीवर्ड फॉलोड बाय नेम ऑफ एनी क्लास, जिस नाम से आप डेटा टाइप बनाना चाहते हैं। और क्लास के अंदर दो चीजें होती हैं सिर्फ, एक आपके डेटा मेंबर्स और एक आपके मेंबर फंक्शंस। डेटा मेंबर्स आर सपोज टू स्टोर द डेटा या इंफॉर्मेशन, और मेंबर फंक्शंस एक्चुअली डिफाइन द बिहेवियर्स कि वो क्या क्या बिहेवियर एग्जिबिट करेंगे और क्या क्या फंक्शनलिटीज परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो मैंने ये कहा था जी कि दोनों डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन के साथ 3 कीवर्ड लगे देख सकते हैं आप, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्राइवेसी के लिए होते हैं। पब्लिक का मतलब ये है कि एनी क्लास फ्रॉम आउटसाइड दिस क्लास कैन एक्सेस द डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस ऑफ दिस क्लास। ठीक, प्राइवेट का मतलब ये है कि ओनली दिस क्लास कैन एक्सेस एनी पर्टिकुलर डेटा मेंबर, और प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि दिस क्लास एंड इट्स डिसेंडेंट क्लासेस, यानी जिन जिन क्लासेस ने इस पर्टिकुलर क्लास को इनहेरिट किया होगा तो प्रोटेक्टेड इंफॉर्मेशन वो यूज कर सकते हैं, बाकी कोई भी नहीं। एनीवेज, हमने ये भी देखा था जी कि टाइप स्क्रिप्ट में ये एक्सपेक्ट करता है जी कि हम अगर ये नहीं देंगे, इसको हम कहते थे जी डेफिनेटली टाइप या असाइनमेंट ऑपरेटर, समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे वो था हाँ, डेफिनेटली असाइनमेंट, ठीक है, ऑपरेटर। तो हमने ये कहा था जी कि क्लास में आप कभी भी क्लास लेवल वेरिएबल को डायरेक्ट इनिशियलाइज नहीं करेंगे। उसके लिए हमने कहा था जी कि एक कंस्ट्रक्टर, हर क्लास में एक इम्प्लिसिट फंक्शन मौजूद होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर। यानी अगर आप ये नहीं भी लिखेंगे तो कंस्ट्रक्टर मौजूद होगा, और अगर आप ये लिख देंगे तो फिर वो इम्प्लिसिट नहीं रहेगा बल्कि वो क्या हो जाएगा, एक्सप्लिसिट हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर होता किस लिए है, इसका मकसद मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर इज नथिंग सेपरेट अदर देन अ फंक्शन, लेकिन इट्स अ स्पेशल फंक्शन, इसका एक स्पेशल बिहेवियर है, और इसको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं जी, किसी भी मेंबर वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए। अब अगर मैं बिलफर्ज जब हम ये क्लास बना लेंगे, मिसाल के तौर पे मेरी ये क्लास पूरी हो चुकी है, तो क्लास बेसिकली क्या है, डेटा टाइप है। तो अब मुझे यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है जिसमें मुझे पर्सन की इंफॉर्मेशन सेव करनी है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल हैविंग या स्पेसिफाइंग आवर ओन डेटा टाइप विद इट। तो मैं लेट सपोज एक पर्सन की इंफॉर्मेशन सेव करना चाहता हूँ एक वेरिएबल में, तो मैं कहूंगा जी कि लेट पी इज अ वेरिएबल जिसे हम लेट ए करते हैं, तो आप कोई भी नाम दे दें। इसकी डेटा टाइप क्या, इंट रखूं? नहीं, क्योंकि पर्सन की इंफॉर्मेशन इंट में तो नहीं आ सकती। क्या स्ट्रिंग रखूं? नहीं आ सकती। बुलियन रखूं? नहीं आ सकती, क्योंकि पर्सन की इंफॉर्मेशन में स्ट्रिंग भी हो सकता है, बुलियन भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, और इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। तो मैं क्या करूंगा, पर्सन की इंफॉर्मेशन यानी पर्सन का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको डेटा टाइप क्या दूंगा, पर्सन दूंगा, और ये पर्सन की डेटा टाइप मेरे पास ऑलरेडी
मौजूद है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको ये करूंगा, अब दो चीजें, जब आप क्लास बनाते हैं ना तो क्लास इज अ टेम्पलेट। मिसाल में देता हूं कि हमारी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए ये फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, लेकिन लव्स स्टूडेंट, अगर मैं आपको कहूं स्टूडेंट खड़े हो जाओ तो कौन खड़ा होगा? कोई भी नहीं खड़ा होगा या सारे खड़े हो जाएंगे? इसका मतलब ये कि स्टूडेंट फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं कहूं उबैद स्टैंड अप तो उबैद क्या है? फिजिकल ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये फिजिकल ऑब्जेक्ट किसी क्लास से बिलोंग कर रहा है, और वो क्लास कौन सी हमारी? स्टूडेंट, ठीक। इसका मतलब है कि उबैद इज अ फिजिकल स्टूडेंट हु बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ स्टूडेंट। मिसाल के तौर पे टीचर है, तो क्या टीचर किसी फिजिकल चीज का नाम है? टीचर एक कॉन्सेप्ट का नाम है, टीचर एक ब्लूप्रिंट का नाम है, टीचर एक डेजिग्नेशन का नाम है। दुनिया में जितने भी टीचर्स फिजिकली एग्जिस्ट, मिसाल के तौर पे यासिर इज अ टीचर, तो अब यासिर ऑब्जेक्ट है जो कि क्या स्टूडेंट की क्लास से बिलोंग कर रहा है? नहीं, टीचर की क्लास से बिलोंग कर रहा है। तो बेसिकली क्लासेस क्या है? जस्ट ब्लूप्रिंट्स हैं या टेम्पलेट्स हैं जिनकी मदद से ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। क्लियर होगी बात? किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए आप न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करते हो, और उस न्यू के कीवर्ड के साथ आप ये काम करते हैं। बेसिकली ये जो काम है ना लेफ्ट साइड पे, अगर मैं इसको कट कर दूं तो एक्चुअली जो किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है वो यूं किया जाता है, न्यू का कीवर्ड फॉलोड बाय पर्सन और फॉलोड बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स। अब आप दो तीन कंफ्यूजन होंगी आपको। पहली बात तो यह है कि आपने कहा जी कि ये जो पर्सन और राउंड ब्रैकेट है ये स्टाइल फंक्शन कॉल करने का है। आपको पता है जब हम फंक्शन को कॉल करते थे तो फंक्शन का नाम लिखते थे और फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट, उसमें न्यू भी नहीं होता था। अब आपके ख्याल में कि ये मैंने फंक्शन कॉल किया, अगर इसको थोड़ी देर के लिए समझें कि मैंने फंक्शन कॉल किया है तो इस नाम से कोई फंक्शन एग्जिस्ट भी करना चाहिए, जो कि एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा और एरर भी नहीं दे रहा। मजे की बात ये, ठीक। तो सॉरी, अब ये स्टाइल जब भी न्यू कीवर्ड लगाएंगे ना किसी भी चीज के साथ, इसका मतलब ये है कि आप न्यू के इस्तेमाल से किसी भी क्लास को इंस्टेंशिएट कर रहे हैं, यानी उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आप हमेशा न्यू का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे और न्यू के कीवर्ड के बाद उस क्लास का नाम लिखेंगे फॉलोड बाय राउंड ब्रैकेट्स। अब ये होगा क्या? ये जो पर्सन है ना ये बेसिकली जाके डायरेक्ट हिट करेगा किसको? कंस्ट्रक्टर फंक्शन। इसीलिए मैंने कहा था कि कंस्ट्रक्टर इज अ फंक्शन, लेकिन ये एक स्पेशल फंक्शन है कि जब भी आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट बेसिकली जाके किसको हिट करेगा? कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हिट करेगा। ये बात क्लियर होगी? अब लेट सपोज आप यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन पास कर देते हैं, मिसाल के तौर पे अभी क्लास में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं या 10 लोग हैं। इसका मतलब ये कि 10 के 10 स्टूडेंट अगर हैं तो वो अपनी सारी प्रॉपर्टीज शेयर करेंगे ना। यानी अगर 10 स्टूडेंट है, 10 के 10 का स्टूडेंट का नेम होगा, 10 के 10 का रोल नंबर भी होगा, 10 के 10 की कॉन्टेक्ट डिटेल भी होगी, 10 के 10 की ईमेल भी होगी। यानी ये सिर्फ पूरी दुनिया में जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स या सारी प्रॉपर्टीज क्या करते हैं? शेयर करते हैं, कॉमन होती हैं। अब अगर मैं 3 या 4 फंक्शंस लिख दूं इस क्लास के अंदर तो 10 के 10 स्टूडेंट्स के लिए वो फंक्शन भी कॉमन होंगे। मिसाल के तौर पे मैं 4 फंक्शन लिखता हूँ, ऐड न्यू स्टूडेंट्स, डिलीट द स्टूडेंट्स, अपडेट द स्टूडेंट्स, और क्या कर सकते हैं? शो द स्टूडेंट, डिस्प्ले द स्टूडेंट, ये लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डिस्प्ले करें। 4 फंक्शन बनाता हूँ। ये 4 के 4 फंक्शंस सारे स्टूडेंट्स के लिए इक्वली एप्लीकेबल होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब कोई ऐसी एंटिटी हो जो कॉमन एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को शेयर करें तो वो एक क्लास में उनको हम क्या कर सकते हैं? रख सकते हैं, एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। क्लियर हो ये बात? तो अब अगर मैं यहाँ पे एक न्यू पर्सन बनाऊं तो मुझे ये लाजिम है कि उस, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो वो लाजिम है कि ऑब्जेक्ट की तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई करूं कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। लेट्स सपोज यासिर। इस ऑब्जेक्ट की एज क्या है? फॉर एग्जांपल दिस। इस ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल क्वालिफिकेशन क्या है? दिस। याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट इज अ फिजिकल थिंग, और फिजिकल थिंग को रिकॉग्नाइज या आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एंड दैट्स व्हाई आई हैव गिवन द प्रॉपर्टीज। क्लियर? बट इट इज गिविंग एन एरर। उसकी रीजन है जब भी हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के दौरान ये जो न्यू का कीवर्ड है इसकी वजह से ये किसको हिट करता है? उस क्लास के अंदर मौजूद कंस्ट्रक्टर फंक्शन।
अब कंस्ट्रक्टर फंक्शन में जब तक मैंने ये कोई भी पैरामीटर नहीं दिया था तब तक कोई एरर नहीं था, लेकिन आपको पता है कि जब मैं किसी फंक्शन को कॉल करते वक्त, अब ये तो याद रखें कि हमेशा कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करने के लिए क्लास का नेम इस्तेमाल होता है। तो अगर मैं किसी फंक्शन को कॉल करूं और कोई पैरामीटर ना दूं तो यहाँ वो कोई रिसीव भी नहीं कर रहा, तो एरर भी नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करते वक्त 3 पैरामीटर्स दे रहा हूं, अब जहां ये फंक्शन डिफाइन है, वो डिफाइन कहां पे? ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी कीवर्ड है बेसिकली। ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ये एक्सपेक्ट कर रहा है जी कि जहां से आप मुझे कॉल कर रहे हैं वहां से आप 3 पैरामीटर भेज रहे हैं, तो यहाँ आपने कोई पैरामीटर लिस्ट स्पेसिफाई नहीं की हुई, तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ क्या चाहिए? 3 वेरिएबल्स चाहिए, जो 3 वेरिएबल क्या करेंगे? इन इंफॉर्मेशन या इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। ठीक। सो लेट सपोज मुझे यहाँ पे कितने वेरिएबल्स चाहिए? 3 चाहिए। कौन कौन सा? पहला मुझे चाहिए जी लेट सपोज नेम, तो मैं कहता हूँ जी नेम, इसकी डेटा टाइप क्या होगी? स्ट्रिंग। दूसरा मुझे चाहिए जी एज, और इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? नंबर। और तीसरा मुझे चाहिए जी क्वालिफिकेशन, और इसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए जी? स्ट्रिंग। अब वो कंप्लेन खत्म होगी। तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को कहीं बाद में यूज भी करना है। बेसिकली क्या था? ऑब्जेक्ट क्रिएट करे और उसको किसी वेरिएबल में सेव करे, क्योंकि वो वेरिएबल हमने लेटर ऑन कहीं यूज करना है। उस काम के लिए अब मुझे बताएं कि अगर मैं लेट ए कॉलन नंबर करूं, क्या ए जो है नंबर टाइप का वेरिएबल किसी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर स्टोर कर सकता है? क्या नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो 3 डिफरेंट टाइप्स की पड़ी होगी। इसको मैं स्ट्रिंग बना सकता हूँ? नहीं बना सकता। इसको मैं बुलियन बना सकता हूँ? चले एक और यहाँ पे लेते हैं जी बुलियन, विच इज फॉर एग्जाम्पल ट्रू। मैरिटल स्टेटस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा जी? इज मैरिज, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? बुलियन। तो अब दिस इज द रियल लाइफ केस सिनेरियो कि एक पर्सन की इंफॉर्मेशन मल्टीपल टाइप्स का कॉम्बिनेशन हो सकती है, और हमारे पास अनफॉर्चुनेटली ऐसा कोई डेटा टाइप नहीं है जिस डेटा टाइप में हम डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन को एट द सेम टाइम स्टोर कर सकें। दैट्स व्हाई नंबर कैन नॉट एंटरटेन दिस, string cannot entertain this, boolean cannot entertain this, and no built-in primitive data type can entertain this type of information. That's why we need to call it like person. तो अब अगर मैंने a, बल्कि a तो इस जस्ट डमी वेरिएबल नेम, तो मैं आप p दे दूं या पर्सन पूरा दे दूं विद लोअर केस, तो पर्सन इज द नेम ऑफ द वेरिएबल, और इसकी डेटा टाइप, अब कौन सी डेटा टाइप है? बेसिकली मेरी यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। एंड देन न्यू का कीवर्ड किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होता है। न्यू पर्सन, और कंस्ट्रक्टर में आप जितने मर्जी पैरामीटर जितने आपको चाहिए वो सारे के सारे पास कर। अभी तक आप ये सोच रहे हैं जी कि क्या जरूरत है पैरामीटर पास करने की और कंस्ट्रक्टर में भेजने की और कंस्ट्रक्टर में रिसीव करने की। तो मैंने अभी आपको बताया यस कि हम नॉर्मली जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी इनिशियलाइजेशन कहाँ करते हैं? कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है? सिंपली इन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना है। अच्छा, इसका फायदा देखिए। अभी भी आप कहेंगे जी ठीक है इनिशियलाइज हो गया, फायदा रीयूजेबिलिटी। अगर मैं यहाँ पे मेरी क्लास में 3 स्टूडेंट्स हैं, 1 2 3, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? पर्सन 1, यहाँ पे क्या करूंगा? पर्सन 2। तीनों की डेटा टाइप क्या है? पर्सन है। यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं? फॉर एग्जाम्पल दिस, यहाँ पे कर दूंगा जी दिस, इसको भी कर दें जी कुछ भी, और दिस। 2 दफा किसी बंदे का ट्रू हो जाए तो क्या करे? ओके ओके ओके। और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, और जिस बेचारे का एक दफा भी ना हो वो क्या करे? उसको फॉल्स कर दें, ठीक है। अब मैंने सेम टेम्पलेट यूज किया। क्लास क्या था? टेम्पलेट। इसके लिए अक्सर एक लफ्ज बुक में यूज होता है ब्लूप्रिंट, जो कि आपको सिर्फ ये दे रहा है कि आपके बनने वाले ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। तो क्लास डिफाइंस दी स्ट्रक्चर। अभी क्लास पूरी नहीं हुई, पहले उस पे आता हूं, लेकिन क्लास डिफाइंस दी स्ट्रक्चर। अच्छा, उस स्ट्रक्चर को फॉलो करके पर्सन के सारे क्या हो गए? ऑब्जेक्ट्स बन गए, ठीक।
अब इस पर्सन की बजाय मैं इसको स्टूडेंट नाम दे सकता हूँ। अगर ये स्टूडेंट की क्लास है तो मैं क्या बना सकता हूँ, स्टूडेंट की क्लास अलग बना सकता हूँ, टीचर की क्लास अलग बना सकता हूँ, पर्सन की क्लास अलग बना सकता हूँ, एम्प्लॉई की क्लास अलग बना सकता हूँ, एनिमल की क्लास अलग बना सकता हूँ। एनिमल में भी बहुत सारे एनिमल है, डॉग्स की क्लास अलग बना सकता हूँ। जितने डॉग्स हैं वो प्रॉपर्टीज को कॉमनली शेयर करते हैं। कैट्स की क्लास, जितनी कैट्स हैं वो प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को शेयर करती हैं। जितने बफेलोज हैं, जितने ऑक्स हैं, तो ये तमाम के तमाम ऐसे ऑब्जेक्ट्स फिजिकली जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को शेयर करते हैं, उनकी एक क्लास बन सकती है। अब फिर उसके बाद हम जाते हैं इनहेरिटेंस की तरफ कि जब आप लेट सपोज कुछ क्लासेस ऐसी होती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कैट की क्लास है, कुछ कहूँ मैं एनिमल की है, सॉरी कैट की है, डॉग की है और बफेलो की क्लास है ये तीनों एनिमल, तो इन तीनों एनिमल में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज कॉमन होंगी। यानी फॉर एग्जांपल इन तीनों में 4 टांगे हैं, तीनों चलते हैं, तीनों में मिसाल के तौर पे मतलब कुछ बहुत सारी चीजें कॉमन हो सकती हैं, लेकिन उन कॉमन के अलावा कुछ ऐसी भी प्रॉपर्टीज है जो अनकॉमन है। मिसाल के तौर पे अगर बफेलो की बात करें तो वो आई मीन वो घास खाती है, वो दूध देती है। और अगर इसी तरह हम डॉग और कैट की बात करें तो उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगी, उनमें कुछ दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो फिर हम ये इनहेरिटेंस की तरफ जाते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड करते हैं। लेकिन फॉर नाउ यू ओनली हैव टू डिसाइड कि जी कब क्लास, तो जब भी आपके पास ऐसा सिनेरियो हो कि जिसमें आपको एक खास ग्रुप ऑफ पीपल, ये खास ग्रुप कॉमन प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को शेयर करे, तो आप उसकी क्या बना सकते हैं, क्लास बना सकते हैं। ये बात समझ आ गई? अब 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने, पर्सन 0, पर्सन 1 और पर्सन 2। तीनों की डेटा टाइप मैंने क्या दी है, और ये डेटा टाइप सेम तभी देना मुमकिन थी जब वो कॉमन प्रॉपर्टीज को क्या शेयर करें। अच्छा, अभी अगर मैं ये करूं, वेरिएबल डिक्लेयर हो गया ना, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं और फिर हम उसे क्या करते हैं, कंसोल लॉग कर देते हैं। अगर मैं अभी यहाँ पे लॉग करूं पर्सन 0 को या पर्सन 1 को या पर्सन 2 को, किसी को भी, तो आपके ख्याल में आउटपुट में क्या आएगा? अगर मैं इसको npx tsc और हमारे पास क्या है, app.js, नहीं मैं वो js पहले कंपाइल उसी को करना है फिर, राइट। कंपाइल करते वक्त आप ts लिखते हैं और रन करते वक्त आप क्या लिखते हैं, js लिखते हैं। एनीवेज, ये मेरे पास कंपाइल हो गया और अब आप सिंपली ऐप लिखें, नोड app.js, तो आपके पास एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। रीजन बीइंग, मैंने पर्सन 0 को लॉग किया, पर्सन 0 में 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन भेजे, लेकिन मैंने इसको यानी इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ पर्सन डिक्लेयर हुआ है, अभी तक प्रॉपर इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो इनिशियलाइज होने के लिए सबसे जो बेस्ट लोकेशन है क्लासेस के अंदर, वो कौन सी जगह है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन। समझ आ गई ये बात? अब जरा ये बात अगली बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। मैंने कहा जी कि जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे ना, वो क्लास लेवल पे पहले से डिफाइन होंगे। तो अब ये जो वेरिएबल है एज और ये जो वेरिएबल है एज, फिलहाल ये अलग अलग नहीं है। अगर मैं यहां पे आगे इस कंस्ट्रक्टर के अंदर एज के वेरिएबल को एक्सेस करूं, तो यहाँ पे एज के नाम के 2 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। क्यों? अब जरा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने वाली। क्लास लेवल का जो भी वेरिएबल होगा उसका स्कोप क्या होगा, पूरी क्लास की बॉडी। ये जो वेरिएबल है, ये कौन सा वेरिएबल है, क्लास लेवल वेरिएबल। किसी भी फंक्शन में जो वेरिएबल होगा उसका स्कोप क्या होगा, सिर्फ फंक्शन की बॉडी। अब ये पूरा फंक्शन क्लास में आ रहा है ना, इसका मतलब ये है कि इस क्लास का जो वेरिएबल एज है फंक्शन के अंदर वो भी अवेलेबल होगा, और जो इस फंक्शन का अपना वेरिएबल एज है इसके अंदर वो भी अवेलेबल होगा। कॉन्फ्लिक्ट करेगा ना। दिस इज व्हाट आई वांट टू मेक यू क्लियर कि क्लास लेवल का वेरिएबल और फंक्शंस के अंदर जो वेरिएबल है लोकल स्कोप और क्लास लेवल स्कोप, ये दोनों क्या करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट करेंगे अगर दोनों के नाम सेम होंगे। ठीक, इस काम से बचने के लिए एक कीवर्ड है जिसके और भी बहुत सारे काम है, लेकिन फिलहाल समझने के लिए ये बेस्ट यूज केस है। इस काम के लिए कीवर्ड है जिसको हमने कहा है जी कि दिस। अगर मैं दिस का कीवर्ड इस्तेमाल करूं और डॉट एज लिखूं,
it would always refer to the class level variable. So this dot age equals to age कर दो। इसका मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन लेवल वेरिएबल है ये असाइन कर दो किसको, क्लास लेवल वेरिएबल के एज को। एक तरीका तो ये था कि हम नाम ही डिफरेंट कर देते, क्लास लेवल के वेरिएबल का नाम कुछ और कर देते, फंक्शन लेवल का वेरिएबल नाम कुछ और कर देते, तो मसला ही ना होता। लेकिन चूंकि दिस का कीवर्ड भी समझाना है और दिस का कीवर्ड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अभी मैं दिस को प्रॉपर्ली डिफाइन करूंगा ये एग्जांपल पूरी करने के बाद। ये समझ आ गई है? अभी तक के लिए आपने दिस का एक यूज केस पढ़ा कि इट अवॉइड्स द कॉन्फ्लिक्शन बिटवीन क्लास लेवल वेरिएबल्स एंड लोकल फंक्शन लेवल वेरिएबल्स। ठीक, अब हम ये काम करेंगे कि मैंने चूंकि कहा है कि जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे वो क्लास लेवल पे डिक्लेयर होने चाहिए। क्यों क्लास लेवल पे डिक्लेयर होने चाहिए? ताकि ये वेरिएबल्स इस क्लास में अगर 6 फंक्शन है तो 6 के 6 के अंदर अवेलेबल हों। ठीक, अदरवाइज अगर ये हम क्लास लेवल पे डिक्लेयर नहीं करेंगे तो हम लेट सपोज एक फंक्शन बनाते हैं जी डिस्प्ले ऑल स्टूडेंट्स, दूसरा फंक्शन बनाते हैं जी क्रिएट न्यू स्टूडेंट्स, तीसरा फंक्शन बनाते हैं जी एडिट स्टूडेंट और चौथा फंक्शन बनाते हैं जी डिलीट स्टूडेंट। तो फिर हमें हर फंक्शन में जाके वेरिएबल्स क्या करने पड़ेंगे, रीडिक्लेयर और डिफरेंट, और उस तरह से नेमिंग कन्फ्लिक्शन और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ वेरिएबल्स और बहुत ज्यादा खर्च लग जाए। इसलिए हम जितने भी डेटा मेंबर्स हैं उन सारों को कहां डिक्लेयर करेंगे, क्लास लेवल पे डिक्लेयर करेंगे। सो फॉर दैट व्हाट वी नीड टू डू इज लेट मी मेक इट पब्लिक, बिकॉज अभी हम वो इंफॉर्मेशन प्राइवेसी वगैरह की बात तो कर ही नहीं दे। और इसी तरह हम यहाँ पे ये काम करेंगे। मैं कहता हूँ जी कि फर्स्ट वेरिएबल शुड बी अ नेम, सेकंड वेरिएबल शुड बी अ एज, थर्ड नहीं कोई ऑर्डरिंग डजंट मैटर एट ऑल, आप जिस मर्जी ऑर्डर में कर दें कोई मतलब बस, लेकिन अपने फ्लो के लिए आप हाँ ये तो ऑर्डर चाहिए ना ऑब्वियसली। तो यहाँ समझ आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, सिंपली ये जो काम किया ना इसके साथ वही सबके साथ करेंगे। तो सॉरी, हाँ बिल्कुल यू आर राइट। इसको हम कहेंगे जी कि स्ट्रिंग, इसको हम कहेंगे नंबर, इसको हम कहेंगे जी स्ट्रिंग और इसको हम कहेंगे जी बूलियन। और अब हम यहाँ पे कहेंगे जी कि दिस डॉट व्हाट इज इट नेम इक्वल्स टू नेम, ठीक, एंड देन दिस डॉट call that is going to be call, and this dot is married that is going to be is married। अब कोई कंफ्लिक्ट नहीं आएगा इवन तो हमारे वेरिएबल नेम सेम है, क्लास लेवल के भी और फंक्शन लेवल के। नाउ व्हाट डज दिस डू? एक यूज केस तो मैंने आपको बता दी ना, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है। दिस स्टोर्स the reference of currently calling object. This stores the reference of calling object। अब मैंने बीच में से लफ्ज currently खत्म कर दिया, वो पहली दफा बता देंगे। अब इसका मतलब क्या है, मैंने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट, मैंने पर्सन ये वेरिएबल क्रिएट किया और ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। तो जब ये कॉल होगा तो दिस में किसका रेफरेंस आएगा? जब ये लाइन एग्जीक्यूट हो रही होगी बेसिकली कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल कर रहा है, ये वाली लाइन कॉल कर रही है ना, तो दिस में किसका रेफरेंस होगा? इस ऑब्जेक्ट का, which is currently calling it। I repeat the line, this stores the reference of currently calling object। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? एग्जैक्टली अब जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसी दिस में अब किसका रेफरेंस आ जाएगा? पर्सन 1 का। जब ये वाली लाइन कॉल होगी इसी दिस में किसका रेफरेंस होगा? रीयूजेबिलिटी। समझ आ गई बात? तो दिस स्टोर्स द रेफरेंस ऑफ करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये बेसिकली जब कोड एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो रैंडम में डिसाइड होगा कि दिस में क्या पड़ा होगा। तो अभी आप ये नहीं कह सकते जी कि पहली बात तो मैंने आपको बता दी ना, जस्ट लेमैन वाली मिसाल थी कि दिस बेसिकली आपको प्रिवेंट करता है स्कोप की कॉन्फ्लिक्ट से, वो तो बड़ी लेमैन सी मिसाल है, ठीक है, वो सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड है। लेकिन दिस का जो असल काम है ना वो ये है कि दिस स्टोर्स द रेफरेंस ऑफ करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट, दैट्स ये दिस का दूसरा काम। यहां तक समझ आ गई बात? हाँ, पहले पर्सन जीरो में नहीं आएगा ना, ये तो असाइनमेंट है ना। पहले सिंपली हमेशा आपको पता है जब इक्वल टू आता है तो राइट साइड वाली वैल्यू पहले एवेल्युएट होती है, या पहले एग्जीक्यूट होती है, फिर लेफ्ट साइड पे असाइनमेंट होती है।
जब ये वाली लाइन कॉल होगी ना तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर में ये तीन चीजें जाएंगी, यासिर 33 MCS और ट्रू, ये यहां जाएगा और ये जो नेम कंस्ट्रक्टर ने रिसीव किया उस नेम को वो क्लास लेवल पे अवेलेबल कर रहा है। दिस डॉट नेम में स्टोर करने का मतलब क्या है कि आपको जो चीज इस लोकल फंक्शन में रिसीव हुई है आप इसको उठा के किधर पहुंचा दें, पूरे क्लास में अवेलेबल कर दें, क्योंकि दिस डॉट नेम इसको रेफर कर रहा है और ये किधर अवेलेबल है, पूरे क्लास के स्कोप में अवेलेबल है। तो जब ये कॉल होगा तो इसका मतलब ये है कि यासिर 33 MCS और ट्रू ये किधर अवेलेबल हो गया, पूरी क्लास में। क्यों? क्योंकि दिस डॉट नेम क्या चीज कंस्ट्रक्टर में अवेलेबल नहीं होंगे, कंस्ट्रक्टर में तो सिर्फ ये अवेलेबल होंगे नेम, बगैर दिस के कंस्ट्रक्टर में सिर्फ क्या अवेलेबल होगा, नेम, एज, कॉल और इज मैरिड। ये इसको इसमें असाइन करने का मतलब ये है कि कंस्ट्रक्टर में तो ये अवेलेबल सिर्फ नेम में, दिस डॉट नेम का मतलब है कि कंस्ट्रक्टर से उठाओ क्लास लेवल वेरिएबल में असाइन कर दो, सो दैट इट मे बी, लेट मी शो यू, एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। मैं अब एक नया फंक्शन बना देता हूं, पब्लिक। मैंने कहा ना फंक्शन आप नॉर्मली जैसे अपना क्लास में दो ही चीजें होती है, मेंबर फंक्शन और डाटा मेंबर, कंस्ट्रक्टर तो होता ही होता है। अब आप पहला फंक्शन बना रहे हैं क्लास के अंदर अपना, मैं कहूंगा जी कि डिस्प्ले इन्फो दिस। अब मैं कहता हूं जी कि आप कर दो लॉग और मुझे क्या दे दो जी, नेम इज प्लस का आपको पता है कॉन्कैटिनेशन के लिए दिस डॉट नेम। अब ये जो दिस डॉट नेम है ये यहां कैसे अवेलेबल हुआ, क्योंकि दिस बेसिकली किसको रेफर कर रहा है, करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट को। तो करंटली कॉलिंग ऑब्जेक्ट जब ये ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा तो इस दिस डॉट नेम में क्या आएगा, ये वाला यासिर। जब ये उसे कॉल करेगा तो दिस डॉट नेम में क्या आएगा, जाजिब। और जब ये वाला ऑब्जेक्ट कॉल करेगा तो इसमें क्या आएगा, समझ आ गई बात? अभी जरा मजीद क्लियर होने वाली है आपको। मैं इसी तरह ये काम कर देता हूँ, नेम इज, एज इज, और दैट इज गोइंग टू बी कॉल इज, और लास्ट में जी status is, ठीक है, and then there is going to be age, there is going to be call, and that is going to be is marriage. अब अगर मैं सिर्फ इसको कमेंट कर दूं, अब जरा आपको जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आपने ऑब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, उनका भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस वक्त मैं एक कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहा हूँ न्यू पर्सन और उसमें ये चार चीजें भेज रहा हूँ और वो रेफरेंस स्टोर कर रहा है किसमें, पर्सन में। अब इस पर्सन में, पर्सन 0 में क्या क्या चीज पड़ी हुई है, ये चार चीजें 1 2 3 4 और प्लस डिस्प्ले इन्फो का फंक्शन। मैंने जब नॉर्मली ऑब्जेक्ट पढ़ाया था ना जावास्क्रिप्ट में, मैंने क्या कहा था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज होती है, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। तो ये भी तो ऑब्जेक्ट है ना, इसमें क्या क्या चीज पड़ी होगी, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। तो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, 1 2 3 4, फंक्शंस कितने हैं। फिर ये भी बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हुई प्रॉपर्टीज और फंक्शंस को एक्सेस कैसे करते हैं, डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो अब अगर मैं पर्सन के साथ डॉट लगाऊंगा ना, तो अब क्या चीज है कि इस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं वो आ जाएंगे। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। वैसे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आ गया कि मैं जस्ट टर्म से फेमिलियर करवा रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट इज लाइक अ कैप्सूल, यानी पर्सन 0 क्या है, कैप्सूल है। बजाय वो आपको एक चीज लग रही है, जब उसके अंदर आपने देखा तो क्या चीजें, 4-5 चीजें। गॉट इट? तो दिस इज कॉल्ड कि ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट्स द इंफॉर्मेशन। ऑब्जेक्ट इनकैप्सुलेट्स द, आपको ऑब्जेक्ट 0 देख के लग रहा है इसके अंदर क्या होगा। मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल ये क्लास किसी बंदे ने लिख के पहले लाइब्रेरी में रखी हुई है और आपको सिर्फ जैसे डॉक्यूमेंट है, जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट पढ़ा ना आपने, तो डॉक्यूमेंट आपको नजर आता है उसके अंदर क्या है। लेकिन जब आप डॉट लिखते हैं तो उसके अंदर को 20 दिस इज व्हाट पीछे कहीं लिखी होगी क्लास। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली व्हाट डज व्हाट, इनकैप्सुलेट्स। अच्छा,
अब अगर ये डिस्प्ले का है, मैं कहता हूँ जी कि फॉर एग्जांपल इसी क्लास के अंदर एक और कहता हूँ जी कि इनपुट पर्सन, या जो मर्जी लिख दूं मैं, फिलहाल मैं सिर्फ लॉग टेस्ट लिख देता हूं। तो अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पड़ा होगा, 4 प्रॉपर्टीज 2 फंक्शंस, समझ आई बात। मैं बिलफर्ज यहाँ तीसरा फंक्शन भी लिख देता हूँ, यानी पूरी लेट्स सपोज CRUD ऑपरेशन की क्लास बना लेते हैं यानी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, इनपुट इंफॉर्मेशन, एडिट पर्सन, और डिलीट पर्सन। अंदर की लॉजिक हम बाद में चेंज कर सकते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट इज स्टिल अ कैप्सूल, लेकिन इसके अंदर हकीम साहब ने वो फक्की मार के डाल दी है डिफरेंट चीजों की। एंड व्हाट यू कैन सी इज हाउ कैन यू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। अब आपको रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी समझ आएगा। इफ आई कैन डू दिस, कैन यू सी इट, एज, delete person, display info, edit person, input person, is married, name and call, everything is a for on। अच्छा, अब अगर आप किसी बिल्ट इन ऑब्जेक्ट को देखें तो उसके पीछे ये जो सिंबल लगे होते हैं ऐसे ही लगे होते हैं ना, और आगे जो इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ऐसी होती है ना कि ये प्रॉपर्टी है, एज आपको पता है प्रॉपर्टी है, ये देखें क्या है। अच्छा, फंक्शन और मेथड में फर्क क्या है पता है ना, कमाल है यार, मैंने बड़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। फंक्शन और मेथड को ना लोग बहुत ज्यादा इंटरचेंजेबली इस्तेमाल करते हैं, किसी हद तक ठीक भी है ये, लेकिन इसका एक बारीक सा डेलिकेट सा फर्क है। अगर मैंने ये लिखा हो यहाँ पे फंक्शन टेस्ट, ये फंक्शन है, नहीं कीवर्ड के साथ फर्क कीवर्ड का नहीं है। कीवर्ड तो सिर्फ सिंटैक्स के लिए है कि क्लास के अंदर लिखें तो फंक्शन के कीवर्ड की जरूरत नहीं होती, ये भी याद रख लें, चलिए अच्छा पॉइंट है। क्लास के अंदर फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन के कीवर्ड की जरूरत नहीं है। ये अगर फंक्शन, ये फंक्शन है, ये मेथड है, फर्क सिर्फ ये है कि कोई भी फंक्शन जब किसी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता है तो वो मेथड कहलाता है, जब वो इंडिपेंडेंट होता है तो फंक्शन कहलाता है। अब जब क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस लिखेंगे तो क्या उन फंक्शंस को ऑब्जेक्ट के बगैर एक्सेस कर सकते हैं? ये बात याद रखिएगा। क्लास की प्रॉपर्टी, चाहे वो डाटा मेंबर हो चाहे वो फंक्शन हो, क्लास की कोई भी चीज एक्सेस करने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है। जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो फिर उस ऑब्जेक्ट की मदद से उस क्लास की सारी चीजों को आप एक्सेस। तो जब कोई फंक्शन किसी क्लास के अंदर हो, इसी बात को कहने का दूसरा अंदाज यह है कि जब कोई फंक्शन किसी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड हो, दैट इज कॉल्ड अ मेथड, अदरवाइज इट्स कॉल्ड अ फंक्शन। ये बारीक सा है, ठीक है। तो मैंने गालिबन आपको ना जो सिंपल प्लेन जावास्क्रिप्ट में ये ऑब्जेक्ट बताया था, तो वहां भी मैं आपको बता चुका था कि हम वहां ये करते हैं नेम इक्वल्स टू फॉर एग्जांपल दिस, एज वगैरह वगैरह वगैरह, और अगर फंक्शन है डिस्प्ले तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी फंक्शन। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भी बेसिकली क्या कहलाएगा, मेथड ही कहलाएगा, क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट के अंदर है। एनीवेज, तो ये समझ आ गया जी आपको। अब आप कोई भी फंक्शन कॉल करें, मिसाल के तौर पे पर्सन 0 डॉट डिस्प्ले इन्फो, रीयूजेबिलिटी देखिएगा। आपने कंसोल लॉग या डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी इसी तरह का फैशन देखा है ना। आपने क्या किया, पर्सन 0 डॉट डिस्प्ले इन्फो। अब जरा देखिएगा और से, पर्सन 0 में क्या पड़ा हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी कंस्ट्रक्टर में, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू किधर चली जाएगी, क्लास लेवल के वेरिएबल में। और फिर जब इस फंक्शन पर डिस्प्ले इन्फो फंक्शन कॉल होगा तो डिस्प्ले इन्फो फंक्शन में सारी इन्फॉर्मेशन कौन सी आएगी, जो इसके जरिए वहां फीड हो चुकी है। रीयूजेबिलिटी देखिएगा। सेम काम मेरे पास 40 ऑब्जेक्ट्स है स्टूडेंट्स के, एग्जैक्टली सेम काम होगा। मैं इसको अगर पर्सन 1 करूंगा, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट होता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप्स। एक ही चीज मुख्तलिफ शक्लों में काम कर रही है। सिर्फ मैं अभी कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा रहा, टर्म से फेमिलियराइज करा रहा हूं। पहली क्या थी, इनकैप्सुलेशन, दूसरी क्या है, अब जरा देखिए डिस्प्ले इन्फो सेम फंक्शन
यहां पे डिफरेंटली काम करेगा, सेम फंक्शन यहां पे डिफरेंटली काम करेगा। समझ आइए नहीं आई? कैसे देखिएगा, कंपाइल इट, रन इट। हाँ, इनिशियलाइजेशन है ना, इनिशियलाइजेशन शुड कम फर्स्ट। अच्छा, उसकी एक दो और रीजन में बरत, नेम इज यासिर, एज इज 33, कॉल इज MCS और स्टेटस इज ट्रू। अच्छा, ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? आई डोंट नो, पर उसको बाद में देखते हैं। देन ये इंफॉर्मेशन किसने डिस्प्ले की? डिस्प्ले इन्फो फंक्शन ने। अब फंक्शन हमने दो नहीं लिखे, एक ही फंक्शन है, लेकिन वही फंक्शन दूसरी दफा क्या प्रिंट कर रहा है, और वही फंक्शन तीसरी दफा क्या करेगा। अब आपको रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया थोड़ा बहुत? कंपाइल इट, वो हम कर लेंगे। अभी हम जरा असल में उन चीजों पे सिंटैक्स या उन चीजों पे ना ज्यादा उलझना नहीं चाह रहे, हम अपने मतलब की चीज चाह रहे हैं। अच्छा, अभी से करना चाहिए, लेकिन हमने वो तीसरा कंसोल लॉग नहीं किया। पर्सन same function display info, when it is called with person 0 it is behaving differently, when the same function is being called with the second object person 1 it is behaving differently, when the same method is being called for the person 2 it is behaving differently। पोली, ये पॉलीमॉर्फिज्म सिर्फ यही नहीं है, और भी है, लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूं कि एक ही चीज डिफरेंट जगहों पे डिफरेंटली बिहेव कर रही है, एंड ये एक रीयूजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी है। तो आपने पहली, अच्छा सिर्फ यही नहीं, अब आप पर्सन 0 पे कौन कौन से फंक्शन कॉल कर सकते हैं? डिस्प्ले इन्फो भी कॉल कर सकते हैं, इनपुट पर्सन भी कॉल कर सकते हैं, एडिट पर्सन भी कॉल कर सकते हैं, और डिलीट पर्सन भी कॉल कर सकते हैं, बिकॉज एवरीथिंग, ये ऑल दीज थिंग्स आर द प्रॉपर्टीज ऑफ। तो अगर आपको ये समझ आ गई ना, तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की एसेंस समझ जाएंगे बस। इसके आगे अब इन्हीं चीजों की अपडेशन या मॉडिफिकेशन है, एसेंस यही है। पूरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसिस्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, classes and objects, classes and objects, classes and objects. So this is basically a class, and this is basically an object which has been created by calling the constructor of the। ये काम करने का ना एक शॉर्टकट तरीका है, ये समझ आ गई ना आपको? अगर आप इसको कमेंट कर दें, पता नहीं ये चलेगा या नहीं चलेगा, आई एम टेकिंग रिस्क, बट लेट्स सी। आप यहां पे कर दें पब्लिक नेम, आप यहां पे कर दें पब्लिक एज, आप यहां पे कर दें पब्लिक कॉल, और आप यहां पे कर दें पब्लिक दिस, और अब आप इसको कर दें खत्म, और इसको कर दें ये, एंड देन डू दिस, और गॉट इट। इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्टली यही काम करने का जो स्मार्टर वे है ना, वो ये है। कंस्ट्रक्टर में डिक्लेयर कर दें तो वो ऑटोमेटिकली जो वैल्यूज कंस्ट्रक्टर रिसीव करेगा ना, वो उनको क्लास लेवल का वेरिएबल कंसीडर करके उनको इनिशियलाइज कर देगा। मतलब असल तरीका इसका जो है वो ये है, बाकी प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, लेकिन टाइपस्क्रिप्ट ने ये फैसिलिटी दी हुई है। इसका एक खास नाम भी है, पता नहीं, शॉर्ट हैंड समथिंग लाइक दैट, शॉर्ट हैंड इनिशियलाइजेशन या कुछ, वो नाम मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन आई वाज नॉट एग्जैक्टली श्योर कि ये काम करेगा नहीं करेगा, इसलिए मैं पहले टेस्ट करना चाह रहा था। लेकिन
तो एग्जैक्टली यही काम करने का। अब देखें कितनी लाइंस ऑफ कोड बच गई, क्योंकि हमने ये भी तो देखना है। तो अब जब ये काम हो रहा हो ना और इसकी बॉडी खाली हो, इसका मतलब ये है कि अगर आप यहीं पे एक्सेस मॉडिफायर लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली रिसीव करके इनिशियलाइज खुद ही कर देगा। यू डोंट नीड टू टेक टेंशन। आप कमेंट रहे हैं तो ठीक है, वैसे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है। तो अब ये सेम काम होगा। अब जितने मर्जी ऑब्जेक्ट्स बना लें, यू हैव टू एक्चुअली, अब देखो होता क्या है कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर में, होता क्या है, आप जब बहुत बड़ा कोई सिस्टम बना रहे हो ना, तो आपने बहुत सारी डेटा टाइप्स खुद बनानी होती है। आप एक लाइब्रेरी बना लें, एक अलग से फाइल बना लें और उसमें ये काम करें। लेट्स सी, मैं ये काम करता हूँ और इसमें मैं करता हूँ जी, यहाँ पे जाके एक नई फाइल बना देता हूँ, person.ts, और इसमें ये काम कर, और इसमें ये कर लेता हूँ जी कि export, एक्सपोर्ट क्लास पर्सन। ठीक, अब यहाँ पे आए और आप क्या करें, इंपोर्ट पर्सन फ्रॉम पर्सन। ठीक, तो जो लाइब्रेरीज हम यूज कर रहे होते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, क्या होता है, यही काम होता है ना। क्या किया मैंने, ये क्या किया मैंने, ये। अब आपकी जो, आपको पता है कि आपने पर्सन की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो आपने खुद एक टाइप बना लिया और उस टाइप को सेपरेटली रख लिया और उसको बाकी स्मार्ट वे में कर लिया और उसको एक्सपोर्ट कर लिया। यहाँ से ये पूरी की पूरी क्लास एक्सपोर्ट हो जाएगी। यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। बाहर से हम एक्सेस कर सकते हैं अपने, इसको किसी भी जगह से एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि दिस इज पब्लिक। मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे, मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप कह लीजिए कि PERSON पर्सन 0.age इक्वल्स टू 90 कर, ठीक है, पब्लिक है तो एक्सेस हो सकता है। बाय द वे इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं कि आप कोई भी बंदा पब्लिकली इसको चेंज ना कर सके, आप इसको हाँ रीड ऑनली कर सकते हैं। क्या मतलब, हाँ यहाँ अगर नहीं लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट पब्लिक होगा, हाँ फिर नहीं करेगा। प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट की यही तो वो है ब्यूटी, पर ऑब्वियसली अब इसमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस है कि हम ये भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं जी कि इसको इंस्टेंशिएट ना किया जा सके, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इंटरफेसेस भी इंप्लीमेंट करते हैं क्लासेस, फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस भी होती हैं, उनमें यह है कि वो आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। फिर क्लास के अंदर कोई चीज, अगर आप ये चाहते हैं कि किसी भी क्लास की कोई डेटा मेंबर या मेंबर फंक्शन एक्सेस करना चाहें विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, तो उसको आप स्टैटिक दे देते हैं, पब्लिक स्टैटिक डिस्प्ले इन्फो। इस केस में आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट किए बगैर उसको कॉल कर सकते हैं। ये बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस और फीचर्स हैं जो आगे चल के हम पढ़ेंगे। तो बाय द वे, हम जितनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे होते हैं ना, वो बच्चों वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है, कि जिसमें एक महीना हम टाइप्स के साथ ही उलझते रहते हैं। ये ठीक है, मान लिया टाइप्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन जस्ट डू यूज इट समथिंग इन प्रैक्टिकल सिनेरियो सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली इन। ठीक है, तो अभी हम इंशाल्लाह इसको मजीद भी एनहांस करेंगे और आगे इसकी जारी रखेंगे, लेकिन टुडेज लेक्चर इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट वन। आप 2-3 क्लासेस बनाएं इसी तरह, उनकी प्रॉपर्टीज, सिंटैक्स से फेमिलियरिटी है, बाकी कॉन्सेप्ट में तो इतनी कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। ठीक हो गया, तो दैट्स, अभी इनहेरिट आप नहीं करेंगे ना,